आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पानी। अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट हालात की वजह से दिन ब दिन पानी कम होता जा रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर भी डिफरेंट रिसोर्सेस ऑफ वाटर है। इसमें से रिवर्स है, लैक्स है, पॉन्ड्स है, वेटलैंड्स है, ग्लेशियर्स है। लेकिन कश्मीर में भी दिन ब दिन पानी की किल्लत होती जा रही है और प्रेजेंट रिसर्च या डेटा के हिसाब से फ्यूचर में और भी किल्लत हो सकती है। तो क्या रीज़न है, क्यों दिन ब दिन पानी हमसे कम होता जा रहा है और किस तरीके से हम अपने पानी को बचा सकते हैं, इसमें लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे प्रोफेसर गुलाम जिलानी से। हमारे साथ है प्रोफेसर गुलाम जिलानी। प्रोफेसर साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका वेलकम है। हमारा आपसे पहला यही सवाल रहेगा कि आप हमें डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जो कश्मीर है उनका ब्रीफली आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि किस टाइप के वाटर बॉडीज़ हमारे पास है। कश्मीर में हमारे पास अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, चाहे रिवर्स को ले लो, चाहे स्प्रिंग्स को ले लीजिए या लेक्स ले लीजिए, इवन स्नो, ग्लेशियर्स एंड परमाफ्रॉस्ट, ये सभी वाटर बॉडीज़ ही हैं। कुछ लिक्विड फॉर्म में हैं तो कुछ सॉलिड फॉर्म में हैं। तो इन्हीं वाटर बॉडीज़ की वजह से कश्मीर की खूबसूरती लिंक है इसी के साथ, और कश्मीर की इकोनॉमी भी लिंक है इन्हीं के साथ, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्ट हो। तो पहले हम इसी सवाल पे आते हैं जो आपने इकोनॉमी का बात किया। तो कश्मीर की इकोनॉमी और इन वाटर बॉडीज़ का क्या कनेक्शन है? हमारे जो मेन है वो है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एंड देन इज द टूरिज्म, फॉलोड बाय द हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। ये कुछ एरियाज हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है लिंक है। तो ये सभी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर पे ही डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ले लें तो विदाउट वाटर तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दैट इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप। इसी तरह हाइड्रो पावर ले लीजिए, इतना हमारा पोटेंशियल है या अभी एक्सप्लॉइट हो रहा है, सो दैट इज आल्सो वाटर डिपेंडेंट। एंड देन हॉर्टिकल्चर, पानी के बगैर नहीं होगा। टूरिज्म जो एक ग्रीनरी है हमारी, फॉरेस्ट्स हैं, ये तो उसी पानी की ही वजह से है। अगर पानी आप निकालें इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाट आई से कि ये पूरा जो हमारी इकोनॉमी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है इन चीजों से। अच्छा, जो आपने बताया डिफरेंट वाटर बॉडी जो है, ये अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में किस किस जगह मोस्टली ये वाटर बॉडीज़ मतलब पाई जाती है? अगर नॉर्थ कश्मीर की, सेंट्रल की या साउथ की बात करेंगे, या अगर हम देखेंगे पॉन्ड्स जो है वो किस जगह ज़्यादा है, रिवर्स जो है वो किस एरिया में ज़्यादा है, वेटलैंड्स जो है वो किस एरिया में, लैक्स जो है वो किस एरिया में ज़्यादा है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। अल्लाह का करम है कि जो ये पूरा ये बाउल है ना, इस बाउल में हर जगह पानी है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पानी अवेलेबल है। तो अगर हम स्प्रिंग्स की, बड़े बड़े स्प्रिंग्स की बात करें, वो ये भी एक अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट है हमें कि वो साउथ की तरफ है। चाहे आप ले लीजिए जो सोर्स ऑफ जहलिम हम जिसको बोलते हैं, वेरीनाग, तो वेरीनाग है, अच्छबल है, कुकरनाग है, अंदरनाग है, मार्टन नाग है, वेतस्ता नाग है, सो मेनी मेजर स्प्रिंग्स जो हैं जो साउथ में हैं। अब खूबसूरती क्या है, देखिए मैंने कहा ना ये गिफ्ट है हमारे इस कश्मीर के लिए। कश्मीर के जो टोपोग्राफी है या फ्लो है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ में स्प्रिंग्स है, तो अगर आप सिंपल पाइपलाइन डालें तो मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द कश्मीर जो हैं उनको वाटर सप्लाई मिलेगी और प्रिस्टीन वाटर सप्लाई मिलेगी इन स्प्रिंग्स की। उनका फ्लो भी माशाल्लाह अच्छा है अभी भी। तो हर जगह अब आप ले लीजिए, कोई भी मेडो ले लीजिए, कोई भी अल्टीट्यूड ले लीजिए, कोई भी प्लेन एरिया ले लीजिए, पानी है, कहीं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, कहीं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, कहीं इन द फॉर्म ऑफ लेक, कहीं इन द फॉर्म ऑफ स्नो, कहीं इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। सो अल्टीमेटली मोस्ट पार्ट्स ऑफ जो कश्मीर है हमारा उसमें वाटर। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे, लैंड एंड वाटर, इसमें एज कम्पेयर टू लैंड वाटर ज़्यादा है या वाटर बॉडी या लैंड ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज क्या है या लैंड तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि स्ट्रीम एक लीनियर पैटर्न फॉलो करेगा। ये तो इट वोंट बी इवन 20% ऑफ द जो लैंड एरिया है जो पानी का है।
लेकिन अगर आप जब हम स्नो देखते हैं वो तो बहुत एरिया कवर करता है विंटर में, देन ये नेचर का करिश्मा होता है कि विंटर में स्नो होता है, तो देन विद टाइम जब स्प्रिंग शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ऑल द स्ट्रीम्स गेट रिजुविनेटेड, ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज्ड, आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेल्ट होता है ये स्नो, तो देन कम्स द ग्लेशियर्स। सो लेट अगस्त में एंड सितंबर में जब स्नो खत्म हो जाता है, मैक्सिमम ऑफ स्नो, देन ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग, तो वो पानी फिर रेगुलेट करता है फ्लो इसमें स्ट्रीम्स में। तो जिसकी वजह से ये इसको हम बोलते हैं कि स्नो को हम बोलते हैं इसको नेचुरल लॉकिंग। सो नेचुरल लॉकिंग जो है ऊपर ने रखा है, ये सीजनल लॉकिंग होती है। लॉक हो गया विंटर प्रेसिपिटेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होके पूरे स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, जितने भी वाटर सोर्स है उनको रेगुलेट करता है। जो आपने अभी बताया कि इकोनॉमी और वाटर बॉडीज का कनेक्शन, इसके अलावा इकोनॉमी के अलावा इन वाटर बॉडीज का कौन सा अहम रोल हिस्टोरिकली या प्रेजेंटली कश्मीरी लोगों के साथ रहा है? कंट्रीब्यूशन इन वाटर बॉडीज का और क्या रहा है कश्मीरी लोगों के साथ? सिविलाइजेशन तो है ही, यू नो, जहाँ वाटर बॉडी है वहीं तो सिविलाइजेशन शुरू होगा। आपने देखा होगा बिफोर के गवर्नमेंट ने फिर सप्लाई का शुरू कर दी है टू डिफरेंट दोज एरियाज जहाँ पे पानी भी नहीं है। पहले तो सिविलाइजेशन यानी वाटर बॉडीज के अराउंड ही है। तो जितने भी अगर आप देखेंगे मैक्सिमम हमारी आबादी जहलम के बैंक्स पे ही क्यों है? क्योंकि इमीडिएटली वाटर सोर्स, पानी के बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो ये सिविलाइजेशन ही डेवलप हो गया। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, थोड़ा सा बैक जाएं, तो वो भी क्यों हुआ? वो भी तो था बिकॉज इंडस वाज फ्लोइंग, वाटर वाज प्रिस्टीन, सो पीपल स्टार्टेड रिजाइडिंग देयर एंड सेटलिंग देयर। दिस इज हाउ द सिविलाइजेशन स्टार्ट अक्रॉस ग्लोब। तो सिविलाइजेशन तो उसी से होती है। पानी इज द फर्स्ट प्रीरेक्विजिट, देन यू कैन प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट पानी। तो आप बताइए कि जो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे या पूरे ग्लोबल की बात करेंगे, तो पानी दिन ब दिन जो है वो कम होता जा रहा है, और कश्मीर में भी ऐसा मतलब दिन ब दिन रिपोर्ट से रिसर्च आती है कि पानी जो है कम होता जा रहा है। तो व्हाट इज़ द मेजर रीज़न? क्या ये वाकई में एक अलार्मिंग रेट पे डिक्लाइन हो रहा है? और अगर हो रहा है या कम भी हो रहा है तो इसका मेजर रीज़न क्या है, या माइनर रीज़न या मेजर रीज़न, दोनों बताइए आप। देखो, जब हम बात कर रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उसका काफी इम्पैक्ट है वाटर रिसोर्सेज पे हुआ है। अगर हम एनुअल वाटर बजट की बात करें, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आई। मतलब एक साल में लेट अस से कि देयर वाज 11,000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन एनी रिवर, वो आज भी वही है ऑलमोस्ट, प्लस माइनस एक कुछ है, +2 +-2। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से? टाइमली अवेलेबिलिटी में इशू आया। इसने क्लाइमेट चेंज ने प्रॉब्लम क्या की है? मान लीजिए एक दिन फ्लड है, ह्यूज फ्लड इज देयर, सो वाटर गेट्स वॉश्ड अवे इमीडिएटली, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज देयर इज नो वाटर, बहुत कम वाटर। अच्छा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें या कश्मीर सिनेरियो भी देखें, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो मेन सोर्स है पानी का कहीं पे भी, तो वो चेंज नहीं आई। देयर इज नॉट एनुअल टू मच डिक्रीज, और you know, even in there are some projections which suggest that there will be increase in precipitation, annual precipitation I'm talking about। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है यही कि जब मान लीजिए विंटर में हमारा, मैं कश्मीर की बात वापस आए, कश्मीर की बात करें कि कश्मीर में अभी मैंने आपसे आपको अर्ज किया है कि यहाँ स्नोफॉल खूब होता था। अब स्नोफॉल तो एक प्रेसिपिटेशन ही है ना, तो अब वो कम हो गया, वो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंज हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है क्लाइमेट चेंज का। अभी स्नो हो रहा था, अब ये कुछ पोर्शन इसमें पानी मतलब रेन में हो गया। अब रेन और स्नो में देखो क्या हाइड्रोलॉजी, हाउ इट वर्क्स इन ए रीजन, क्या इम्पैक्ट्स हैं। अब स्नो था तो स्नो मैंने आपको बहुत की नेचुरल लॉकिंग है, सीजनल लॉकिंग है। अब रेन इज नॉट अ लॉकिंग। स्नो में क्या है? स्नो इज नेचुरल लॉकिंग है। नेचुरल लॉकिंग में क्या होता है? विंटर में, फुल विंटर में स्नोफॉल हो गया, डिफरेंट आल्टीट्यूड्स पे पड़ रहा है स्नो, ठीक है। अब जब मार्च आ गया, नीचे वाले आल्टीट्यूड में क्या हो गया? स्नो मेल्ट शुरू हो गया, तो स्ट्रीम्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया, और यही पानी
इनफिल्ट्रेट करके आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड वाटर में जाता है, तो देन जो हमारे चश्मे हैं वो भी फ्लो करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह जब मौसम आगे बढ़ता है, मार्च अप्रैल मई जून, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, सो हायर हायर ऑल्टीट्यूड्स पे स्नो मेल्ट हो रहा है। तो हमारे जो हमारे जितने भी स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ग्राउंड वाटर है, वो आराम से रेगुलेट होता है, उनका फ्लो रेगुलेट होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अगर ये जो अभी स्नो है ये कंपोनेंट हो गया चेंज रेन में, तो रेन का क्या है, विद इन 2 days रेन हो गई, तो चाहे किसी भी ऑल्टीट्यूड पे हो, इमीडिएटली 1 या 2 दिन में या 3 दिन में पूरा निकल जाएगा, पहुंच जाएगा किसी डिप्रेशन में, किसी ओशन में। तो ये फर्क है इस फॉर्म से। देखो फॉर्म चेंज होने से कितना इम्पैक्ट होता है। फॉर्म चेंज कैसे होगी, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। विंटर में जो टेम्परेचर पहले रहता था, अब बीच में कुछ ऐसे भी वार्म टेम्परेचर आते हैं, तो मेल्ट, ये जो स्नो जो है ये कन्वर्ट होता है रेन में। तो हमें फॉर्म चेंज हो गई। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जिसकी वजह से हमारे वाटर सोर्सेज जो हैं इन पे काफी हद तक आपने देखा। अब हमें तो कुछ दिन पहले हुआ है, हमारा अचेबल स्प्रिंग ड्राई हो गया। मेरा एक पीस भी आया था उसमें जीके में, मैंने फिर लिखा उसमें, although I don't write in media much, but उस टाइम मैंने लिखा था, क्योंकि मैं एक्चुअली लोगों को एक कन्वे करना चाहता है कि हाउ द हाइड्रोलॉजी इन कश्मीर वर्क्स। वो मैं एक अपने लोगों को ये बताना चाह रहा था। उसमें मैं थ्रू योर दिस इंटरव्यू मैं इस वक्त भी ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या था, जो लोअर ऑल्टीट्यूड पे स्नो ही नहीं था। जिस टाइम जो मैंने अभी आपको बोला है, मार्च में शुरू होता है, फरवरी में, मार्च में फिर शुरू होता है, छोटे लोअर ऑल्टीट्यूड पे मेल्टिंग शुरू होगी। जब स्नो ही नहीं है तो मेल्ट क्या हो जाएगा। तो अब स्प्रिंग जो रिचार्ज हो रहा है उसको रिचार्ज कैसे हो जाएगा। So that is why that dried up. अब मैं आपके थ्रू ये भी कहना चाह रहा हूँ कि this is known as temporary drought in the hydrological drought. Temporary. 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, ये continuously रहेगा. This will be a phenomena in Kashmir now. ये शुरुआत हुई है, लेकिन आगे भी ये अब होगा। तो रीजन तो ग्लोबल वार्मिंग। रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग, एंड वही कि जो स्नो जो है ना, जो हमारा स्नो था वो कम हो गया है, बिकॉज विंटर टेम्परेचर जो है, एवरेज विंटर टेम्परेचर वो इंक्रीज हो गया है। स्नोफॉल कम हो गया है। स्नोफॉल कम हो गया है, तो टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्नो कन्वर्ट हो गया रेन में, तो उसकी वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब ये डिफरेंट ग्लेशियर्स थे जहाँ पर ये स्नो आपकी बात कर रहे थे, टेम्परेचर भी डाउन होता था, ये उससे जम जाते थे माइनस टेम्परेचर से, तो फिर इनको टाइम लगता था पिघलने में और ये कैटर करते थे। लेकिन अब जो चेंज हो गया है, टेम्परेचर जो है ज़्यादा रह रहा है और ये मेल्ट हो रहे हैं, और वहाँ से स्नोफॉल भी टाइम पे नहीं हो रहा है या कम हो रहा है जी, ऐसा रीज़न है। वो एक दूसरा एस्पेक्ट है कि जो ग्लेशियर्स वो एक बफर भी यूज़ करते थे, क्योंकि जो एक एरिया है, जैसे मैंने एक और यूज टर्म किया परमाफ्रॉस्ट, वो ग्लेशियर के सराउंड में ही होता है, वो काफ़ी टेम्परेचर सब जीरो रहता है ग्राउंड का, तो वो ग्लेशियर के एरिया वो एक बफर रहता था। वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है कि वो भी हेल्प करता था कि स्नो को रिटेन करने में। एम्बिएंट टेम्परेचर की जो मैंने अभी बात की है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि एम्बिएंट टेम्परेचर ही जब कम हो, ज्यादा हो, तो स्नो नहीं रह सकता है, क्योंकि वो स्नो तब फॉर्म होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन है, जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है ना, उसमें प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल तब होगा जब टेम्परेचर सब जीरो होगा। जब जीरो से ज्यादा होगा तो देन यू विल फाइंड द रेन। जैसे कि पूरे समर में तो वी विल नॉट गेट स्नो। तो ये एक इश्यू है जो हमारे वैली में ज्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है, जो अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से एक तो ये फॉर्म चेंज हो रहा है, दूसरा स्प्रिंग्स कुछ ड्राई हो गए, वो पूरे हिमालयाज में हो गए, लेकिन हमारे भी कश्मीर में भी हो गए। तो कई स्प्रिंग्स का जो है, जो डिस्चार्ज फ्लो जो है वो कम हो गया है और हाईली इरेगुलर हो गया। तो वही जिसको मैंने आपको बोला, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वुड बी अ ग्रेटर कंसर्न इन कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो अगर इंडियन हिमालयन रीजन। तो अगर इसके बगैर हम बात करेंगे कि जो आपने ये बताया कि इसका ग्लोबल वार्मिंग का कैसे इम्पैक्ट है वाटर बॉडीज पे, लेकिन अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे कि एनक्रोचमेंट या पोल्यूशन
राइट, जो हम कर रहे हैं वाटर के साथ छेड़खानी लोगों की तरफ से, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन है कि हमारी वाटर बॉडीज पे असर पड़ रहा है और ये वाटर रिड्यूस हो रहा है दिन ब दिन हमसे? देखिए, आपको मैं बोलूं कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, मैं गांव में रहता हूँ, त्राल में रहता हूँ, तो हम रिसेस में दौड़ के आते थे। हमारे गांव में एक नदी बहती थी, तो कपड़े वहीं निकालते थे स्कूल में ही, तो उसमें जंप मार के उसमें हम नहाते थे, फिर घर जाके बाकी खाना वाना जो भी है, और पानी पीते भी थे। इतना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 1980s की बात है। हाँ, तो ये तो बहुत ही प्रिस्टीन पानी था। आज आप उसमें टांग नहीं डाल सकते। उसी नदी में पिछले 30 साल या 40 साल हो गए, तो आज आपकी टांग उसमें गई तो आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। पीने की तो बात ही नहीं। मैं अक्सर ये बोलता हूँ अपनी, जब भी हमारी मीटिंग होती है या कभी गवर्नमेंट के साथ कोई मीटिंग होती है, मैं उनको ये कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, अभी हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पोल्यूशन की वजह से है और मिसमैनेजमेंट की वजह से। वो है, आप कोई भी स्ट्रीम में देखिए, कोई भी वाटर बॉडी में देखिए, कोई भी लैंडस्केप में देखिए, you will find all the diapers, sanitary pads, plastics, everything there. You'll find there. पानी में, मैं एक टिपिकल बात, सिंपल बात बोलता हूँ, अक्सर पानी अभी भी बह रहा है, कभी पानी बंद नहीं हो गया बहना नदियों में, लेकिन अब वो पानी ना नहीं रहा, वो जहर रहा। वो क्लाइमेट चेंज से नहीं हुआ है, हम हर कोई चीज उसी से डालते हैं, उसी के साथ लिंक करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ पीपल। आप देख लीजिएगा, आप पूरे रिमोट एरिया में देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स में उनको फ्लैश सिस्टम दिया है बाथरूम बनाने के लिए, लेकिन उस बाथरूम को बनाने के लिए सेप्टिक कंक्रीट बनाना बहुत जरूरी है। कंक्रीट जब सेप्टिक बनेगी, then those microbes will work and then they transform into water. That water can go into underground water. That is not a polluted water. लेकिन आज आप देखेंगे वो एक दो किस्से हैं, एक तो वो बनाते ही नहीं है, डायरेक्टली जो उसकी बगल में स्ट्रीम जा रही है ना, उसी में डालेंगे, बाथरूम वाशरूम का, अपने किचन का, सब उसी में जाएगा। दूसरा जो है, जो वो अब सेप्टिक वो बन रही थी, उसमें क्या हो गया, अब नया किस्सा आ गया, जो बाहर के मजदूर आए, उन्होंने वो रिंग्स बनाने शुरू कर दिए। वो रिंग्स क्या है, दैट इज नॉट ए कंक्रीट सिस्टम, उसमें डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि वो कंक्रीट, वो सेप्टिक बनती थी ना, उसमें बहुत ज्यादा चेम्बर्स बनते थे, देन दैट वाटर वुड गो टू अनदर, एक बनता था एक, जो अब जो पहला ही बनाते हैं। ये रिंग्स में देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिंग्स, उसमें तो सीधे फीकल मैटर जाता है ग्राउंड वाटर में। सो उस ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, स्ट्रीम्स में तो कर रहे हैं, जो भी कोई गंदगी आप देंगे सब उसी में डालते हैं। हमारा जो वाटर सिस्टम है ना यहाँ पे, इट इज सिमिलर टू वियना ऑस्ट्रिया, आप देख लीजिए, लेकिन वहाँ का पानी देख लीजिए, यहाँ का पानी देख लीजिए, वहाँ जो नदी गुजर रही है वियन दरिया, उसमें पी लीजिए पानी, आराम से पी सकते हैं। वहाँ स्विमिंग करते हैं वो उसमें, they will not allow that anybody will drop even a single trash in that small piece of trash there. He cannot, क्योंकि उसको फाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम, यहाँ वो फाइन का सिस्टम जब तक नहीं आएगा, जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे ना। यहाँ अभी इनने ट्रैफिक सेट किया है, आज कोई गलत चल रहा है, मैं एक सिंपल, हमारी मिसाल हमारे सामने है, पहले क्या होता था, ट्रैफिक में जो जहाँ है वहाँ गाड़ी रखो। आज जो है, अगर किसी ने कुछ भी ये लाइट, रेड लाइट क्रॉस की, उसको फौरन घर पे आता है, भर लो 500 रुपये, 1000 रुपये भर लो। अगर वैसा ही सिस्टम इन प्लेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, तो ये वाटर सिस्टम ठीक रह सकता है। बाकी ड्रेजिंग करने से, साफ करने से एक दिन से कुछ नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हो कि एक सेट रूल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपने ये बात कही, लेकिन आप जो है आपने पूरा, मतलब मोस्ट ऑफ द आपने अपना रिसर्च जो डेडिकेट किया है वो वाटर बॉडीज पे किया है। तो आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता है लोगों को समझाने के लिए कि हमारे पास ये वाटर कम क्यों हो रहा है और इसमें फ्यूचर में हमारे पास कितना असर हो सकता है, वाटर की कमी हो सकती है। तो आप ही बता दीजिए कैमरा के थ्रू अपने लोगों को, कश्मीर के लोगों को,
कि जो आप ये प्लास्टिक फेंक रहे हो वाटर बॉडीज़ में, मामूली चीज़ समझ के, कि ये कितना असर कर रहा है वाटर बॉडीज़ पे और हमारे फ्यूचर में इस पे कितना असर हो सकता है। मे बी आपकी बात लोग मान ले। पहले मैं बोलूं कि अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, थ्रू मीडिया, थ्रू सम कैंप्स और थ्रू सम गवर्नमेंट एजेंसीज, कि लोगों तक ये बात जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब मैं वो भी बता रहा हूँ। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि देखो ये हमारा पानी है, ये ना आपका पानी है ना मेरा, ये हमारा है। सो हर किसी को इसकी जरूरत है। और कश्मीर मैंने शुरुआत ही इसीलिए किसी से की है कि कश्मीर कश्मीर है, खूबसूरत है, उसी पानी की वजह से ही है। जिस दिन आप ये कंपोनेंट निकाले ना, यहाँ कौन आएगा? यहाँ विजिटर्स आते हैं काफी कई कंट्री से, वो फिर कहीं नदी में बैठेंगे, अपने ट्राउजर ऊपर करके बैठेंगे नदी के उसमें, सो दे फील इट। या हम भी जाते हैं तो क्यों फील कर, जब वो पानी प्रिस्टीन है, अगर उसमें पानी में गंदगी, हम वहां जाएं? सो हमारा टूरिज्म, हमारा इकोनॉमी सब उसी पे, और हमारी लाइफ, हमारा लाइवलीहुड जो है उसी पानी पे ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा ना करें जिससे ये नुकसान हो जाए। किसी भी पानी का जो हम लोगों ने देखा है पिछले कई सालों से डिटीरिएट हो गया है, उससे पहले कितना अच्छा था। जिन बुजुर्गों ने हमें इतना अच्छा पानी दिया था, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो दे रहे हैं? हमने नहाया है अपने, हमारे बुजुर्गों ने, उन्होंने और ज्यादा मजे किए, और ज्यादा पानी प्रिस्टीन था। तो हमने भी देखा वो प्रिस्टीन पानी, क्या हमारे बच्चे देख रहे हैं? नहीं। वो तो लग रहा है, उनको लग रहा है ये ट्रैश है, उधर हाथ भी नहीं लगा सकते हैं उस नदी में। वो क्या यही हमारा मतलब वैल्यूज यही है? तो वैल्यूज तो ये है ना कि हमें जो हमने पहले अच्छा देखा वो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी दे। तो एक तो ये है, तो वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब दूसरी बात जो है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए प्लास्टिक में सब कुछ है, घर में कुछ भी लाइए आप, वो प्लास्टिक। आप कोई भी यूज करिए, बच्चों के डायपर यूज करिए, सैनिटरी पैड्स यूज करिए, जो भी कुछ करिए यूज, दैट इज ऑल प्लास्टिक। अब गवर्नमेंट शुड कम के कैसे उसको सेग्रीगेट करके कैसे इसको डिस्पोज करेंगे। मैंने लास्ट टाइम एक हमारे कॉन्फ्रेंस उसमें मैंने बोला है कि जो ये है आप टेम्पररी शिफ्ट कर रहे हैं, ये सब पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल सिटीज में, गांव में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। गांव में क्या करेंगे? जो मेन जहां से पानी आता है, मान लीजिए श्रीनगर में हम जो भी प्लास्टिक है हम कर रहे हैं, कहीं जमा कर रहे हैं। दो चीजें मैं यहां बोलूंगा। नंबर वन, आपने तो यहां से लिया, लेकिन फिर डिस्पोज कहां किया? क्या वो डिस्पोजल प्रॉपर है? वरना आप खाली टेम्पररी शिफ्ट कर रहे हैं। आपने यहां से उठाया, वहां डाला, वही क्या ना, वही तो कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। दूसरा है कि क्या आप गांव में कर रहे हैं, जहां से मेन पानी, प्रिस्टीन पानी आ रहा है, वहां तो छोड़ रहे हैं। और ऑल कुरकुरे, लेस, बिस्किट, एवरीथिंग रीचेस टू एवरी पार्ट ऑफ द कश्मीर। चाहे वो कितना भी 3,000 अबोव मीटर मीन सी लेवल पे भी जाएंगे, किसी भी आप कंडी इलाके में, you'll find all this। वहां क्या कर रहे हैं? या तो ऐसा मैकेनिज्म बनाइए, वहां भी पिकअप करिए, और स्टिल देन आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज टेम्पररी। दे शुड फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, हाउ टू decompose it properly at village levels, at town levels, at district levels, so that these water bodies will remain clean. And another important thing I want to convey, जब आप देख लीजिए कहीं भी कोई भी दुकानदार, आप जुमे के दिन हजरतबल को देख लीजिए, संडे के दिन उसको देख लीजिए, संडे के शाम को देख लीजिए, मंडे मॉर्निंग में, वो सब भरा होता है। एक ट्रैश, आप देखें कितना ट्रैश होता है। खरीदार उन्होंने किया बिजनेस, अच्छी बात है, लेकिन उनको एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एक दुकानदार के सराउंडिंग में एक पेपर का ट्रैश भी नहीं रहना चाहिए। ही शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। लोगों को भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए हमें क्या करना है, कैसे इसको ठीक करना है। तो अगर साउथ कश्मीर की पर्टिकुलर बात करेंगे हम, अनंतनाग में सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। तो एक वो स्प्रिंग्स भी जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो एक तो आप उसका रीज़न बताइए, और ओवरऑल बताइए कि कश्मीर, अनंतनाग में कितनी ज़्यादा स्प्रिंग्स, क्योंकि आपको उसका एक रिसर्च उस पर है, कितने स्प्रिंग्स थे और कितने हमारे पास बचे, और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। देखिए हमारी जो
स्प्रिंग्स है ना, स्प्रिंग्स को हम पूजा करते थे, इफ यू विल सी कि हमारे जितने भी स्प्रिंग्स हैं उनको हम वहाँ मछलियाँ हुआ करती थी, तो हम उनको बोलते थे कि कश्मीरी में नागगर्च वचिन हलाल तो खेंची हराम, ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट था। वो मछली, मतलब मैं कह रहा हूँ ये एक स्प्रिंग्स जो ऐसे थे जो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट, ये खाली अनंतनाग में नहीं है, ये पूरा साउथ में है। अगर कुलगाम में भी देखेंगे, हाँ, वहाँ पे भी, इवन इन कुपवारा, गांधरबल, वी हैव सो मेनी। लेकिन इसमें जो है मेजर स्प्रिंग्स, इनको हम कास्ट स्प्रिंग्स बोलते हैं, उनमें बहुत हाई फ्लो है और उनमें क्वांटिटी भी बहुत, पानी बहुत बह रहा है, ठीक है। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम हो रहा है। या तो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वही के ना, जो मैंने ये वही आ जाएगा फिर जो मैंने स्टार्ट किया था, हाइड्रोलॉजी कैसे वर्क करती है यहाँ। सो लेट मी नॉट रिपीट दो सेम थिंग। तो ये स्प्रिंग्स भी उसी हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। वो क्या है? स्प्रिंग होता क्या है? स्प्रिंग वहां है जहां एक वाटर टेबल है ना, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल, वो जहां कट करेगा सरफेस को, जहां भी उसको एग्जिट मिलेगा, सो ये फ्लो कर रहा है ग्राउंड वाटर, वो स्प्रिंग बन जाता है। वो स्प्रिंग बन जाता है। अब जो ये फ्लो कर रहा है तो वो बंद किया तो खत्म। तो जो सीजनल स्प्रिंग्स आप देख लीजिए, हर किसी गांव में थे, छोटे छोटे पानी लोग जाते थे, बड़ा नफीस पानी आता, वो एक मेल्ट वाटर की वजह से आता था, स्नो मेल्ट, वो खत्म हो गई। वो बेसिकली मोस्टली बिकॉज ऑफ द एनक्रोचमेंट एंड अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आल्सो, क्योंकि जब स्नो मेल्ट कंटिन्यूअसली अब एग्जिट है नहीं। तो जो बड़े स्प्रिंग है उनका भी एटेन्युएशन हो गया। अगर एटेन्युएशन नहीं हो गया है, एन्युअल वाटर बजट अगर सेम भी है, लेकिन ओवरऑल उनका टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में चेंज आ गया, हाईली एरेटिक एंड इरेगुलर हो गया। तो ये स्प्रिंग्स की जो हम बात कर रहे थे, ये कश्मीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे और भी कर रहे हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट रोल ये भी था कि कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम तब से नहीं हुआ, कि लोग इन स्प्रिंग्स पे अर्ली मॉर्निंग में जाते थे, वहाँ पर मुंह हाथ धोने। उसमें एक सोशल गैदरिंग भी होती थी, आइडियाज़ भी एक्सचेंज होते थे, और आपस में एक मतलब एक सोसाइटी की आपस में एक अच्छी बनी रहती थी। लेकिन अब वो कम हो गया है, क्योंकि अब स्प्रिंग्स ही नहीं रहा, जब उनमें वाटर ही ठीक नहीं रहा, पोल्यूट रहा, तो लोग अब स्प्रिंग्स पे नहीं जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो स्प्रिंग्स है इनका एक और लोकेलिटीज़ में कंट्रीब्यूशन था। जैसे कि हम अनंतनाग की बात करेंगे, वहाँ पर हर किसी लोकेलिटी में आप ये स्प्रिंग पाओगे। उनमें से एक कंट्रीब्यूशन ये भी था कि अगर आपके पास वाटर नहीं घर में आ रहा है, किसी जगह कोई परेशानी होती थी, मतलब वाटर को बंद करना पड़ता था, लेकिन लोग वहाँ जाते थे, उस वाटर को यूज़ करते थे। ऐसा भी सुना जाता है कि बहुत टाइम पहले उस वाटर को पिया भी जाता था, इतना वो साफ़ होता था वाटर, लेकिन अब वो उस हालत में नहीं लगा। तीसरा एक और कंट्रीब्यूशन उसमें था कि अगर किसी जगह, मतलब कभी कभार फायर इंसिडेंट होता था, तो इस वाटर को यूज़ किया जाता था वो फायर को मतलब आग बुझाने में। लेकिन अब ये दिन ब दिन ये चीज़ हमसे ख़त्म हो रही है। लेकिन एक और चीज़ इन स्प्रिंग्स के बारे में जो हम सर से जानेंगे, कि वो ये है कि ये कहते थे कि इन स्प्रिंग्स, अनंतनाग की स्प्रिंग्स में या और स्प्रिंग्स में, इसमें एक स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स जो है ये ठीक होता था अगर इसमें नहाते थे। इसमें ये भी, क्या ये मिथ था या ये रियलिटी थी? नहीं, ये सच है एक्चुअली। सभी स्प्रिंग्स में नहीं, देयर आर सम स्प्रिंग्स, फॉर एग्जांपल जो अंदरनाग है, अंदरनाग के साइड में एक छोटा सा स्प्रिंग है, और देयर वाज वन मोर मलकनाग था, और हिमाल नगराई नाग था। हिमाल नगराई कहाँ पे? वो भी प्रॉपर अनंतनाग टाउन में है। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्प्रिंग्स थे। इसी तरह कई इनको हम कश्मीरी में गंधकनाग बोलते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप पहुंचोगे ना, यू विल फील द फाउल स्मेल। हाँ, फाउल किस चीज की होती है? वो H2S की होती है। हाँ, बेसिकली वो सल्फर जो उसमें है ना, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द स्किन। जैसे हम ऑयल लगाते हैं, क्या नाम है, सरसों का तेल जो लगाते हैं, उसमें क्यों लगाते हैं? उसमें बिकॉज ऑफ सल्फर। सो सल्फर इज गुड फॉर स्किन, दैट इज वाई कि, और वो वार्म भी रहता था, उसमें नहाते बैठे 2-4 मिनट, तो दैट इज वाई कि वो कहा जाता है कि वो अच्छा है। और दूसरा जो है, जो गर्म था, पहले तो घर में था नहीं इतना कि ये गर्मी मतलब गीजर हैं, बाकी चीजें हैं, वो फैसिलिटीज थी नहीं। तो विंटर में क्योंकि ऑलरेडी जिनको ऑर्थोपेडिक इश्यूज रहते हैं, तो उनको ठंडे पानी से तो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। लेकिन जब वो गर्म पानी में बैठेंगे ना, उनको एक सुकून सा मिलेगा।
उनको बिकॉज वार्म टेम्परेचर से गुड फॉर द ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स। तो वो उस वार्म स्प्रिंग्स में बैठते थे अंदर, उसके अंदर जब बैठे कि गर्म पानी था, एक तो वो स्किन को भी था, दूसरा उनको ऑर्थोपेडिक में भी यूजफुल। ये सल्फर की वजह से स्किन, सल्फर की वजह से, मतलब ये सच्चाई है कि इससे हो सकता है, अभी भी है। आप अगर लद्दाख जाएं, देयर आर हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ तो अभी वार्म है, इनका टेम्परेचर अराउंड 20-22 डिग्री रहता है। अगर आप जाओगे चुमाथांग जाओगे, पानामिक जाओगे, पुगा जाओगे, या हमारा दत्ता पानी है उधर राजौरी में, तो उस पानी का टेम्परेचर अराउंड 80-90 डिग्री है। तो उसमें भी काफ़ी हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो वहाँ भी लोग जब जाते हैं उस वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली टच इट, फिर उन्होंने कुछ आहिस्ता से नीचे नीचे बनाया, तो जहाँ पे कम फिर टेम्परेचर, फिर उसमें लोग नहाते हैं। तो सल्फर भी उसमें बहुत ज़्यादा है, और फिर गर्मी भी है काफ़ी, दैट यू विल सी दैट इज बॉइलिंग दिस लाइक। तो उसमें जो है वो गिव्स देम द रिलीफ। ये जो है ये एक साउथ कश्मीर या वो साउथ कश्मीर या पूरे कश्मीर के लोग वहाँ जाते हैं, मरवा वर्वन साइड में भी है, वहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पर लोग जाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पर हॉट वाटर पानी है ना वो, हाँ तथा पानी, तो वहाँ पर ऑर्थोपेडिक वही है, यही है तो बात। ऑर्थोपेडिक इलाज नहीं है वो। हाँ, वो बेसिकली मान लीजिए आप जो हैं, आप अपना बाथटब है आपके घर में, गर्म पानी रख लीजिए, आप डालिए, उसमें नेचुरल है, उसमें भी आ जाएगा, वहाँ नेचुरल है, वहाँ नेचुरल है, वहाँ नेचुरल गर्म पानी है, उससे लोग जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो टेम्परेचर मान लीजिए विंटर का टेम्परेचर यहाँ रहता है 5-6, तो उसमें जाएगा वो 25-30 टेम्परेचर है, तो उसमें मजा आ जाएगा ना, फर्क तो होता है। तो एक और इम्पोर्टेंट, मसल्स रिलैक्स करते हैं, जॉइंट्स रिलैक्स करते हैं। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया कि हमने भी आपने हमें मौका दिया है कि लोगों को कुछ, क्योंकि इसका जो मेरा रिसर्च है वो लोगों के लिए ही है, ताकि उनको पता चले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये थे प्रोफेसर गुलाम गिलानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।